बिहार के एक छोटे से गांव में सूरज की तपिश जमीन को झुलसा रही थी, जहां धूल भरी गलियों में गरीबी का साया हर घर पर मंडराता रहता था। आर्यन अपनी फटी हुई किताबों के साथ बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठा भविष्य के सपने बुन रहा था, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दिल में कुछ बड़ा करने की तड़प छिपी थी। उसे पता था कि उसके जैसे गरीब लड़के के लिए प्रशासनिक सेवा का रास्ता कांटों से भरा है। फिर भी उसने हार न मानने का कड़ा निश्चय अपने मन में पूरी तरह कर लिया था। उसकी पत्नी मीरा पास के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक गहरी आत्मीयता और अटूट प्रेम साफ झलक रहा था। मीरा ने हमेशा आर्यन की आंखों में छिपे उस बड़े सपने को अपना माना था, और उसने कभी भी अपनी जरूरतों को आर्यन की पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया था। वह जानती थी कि आर्यन की सफलता ही उनके परिवार के अंधकारमय जीवन में उजाला ला सकती है। इसलिए उसने अपनी छोटी सी दुनिया को पूरी तरह आर्यन की किताबों और उसकी मेहनत के इर्द गिर्द खुशी खुशी समेट कर रख दिया था। आर्यन ने धीमी आवाज में मीरा से कहा कि दिल्ली जाकर तैयारी करना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसों की कमी उसके पैरों की बेड़ियां बनती जा रही थी। गांव की तंगहाली और पिता का पुराना कर्ज उसे हर पल पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसका मन अक्सर उदासी के गहरे भंवर में डूबने लगता था। मीरा ने उसकी व्याकुलता को भांप लिया और चुपचाप अपनी कलाई की ओर देखा, जहां उसकी मां की आखिरी निशानी के रूप में एक पुराना सोने का कंगन अभी भी अपनी मंद चमक बिखेर रहा था। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना वह कीमती कंगन उतारा और आर्यन की हथेली पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा कि यह केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसका विश्वास है। उसने जोर देकर कहा कि आर्यन को अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और दिल्ली जाकर अपने उस महान लक्ष्य को हासिल करना चाहिए जिसे वे दोनों मिलकर देख रहे हैं। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह जानता था कि इस कंगन के पीछे मीरा की कितनी यादें और उसकी सुरक्षा का एकमात्र सहारा पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग आर्यन के इस बड़े फैसले पर कानाफूसी कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए एक गरीब किसान के बेटे का कलेक्टर बनना किसी नामुमकिन ख्वाब जैसा लग रहा था। कुछ लोग उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे, तो कुछ उसे वास्तविकता का आईना दिखाकर हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आर्यन का इरादा अब फौलादी बन चुका था। उसने अपनी पुरानी सूटकेस में कुछ जोड़ी कपड़े और अपनी सबसे कीमती किताबें तरतीब से रखीं, जबकि उसका दिल घर छोड़ने के दुहक और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच बुरी तरह से झूल रहा था। स्टेशन की भीड़भाड़ और रेलगाड़ी की सीटी ने आर्यन के भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी, जहां विदाई का समय अब बिल्कुल करीब आ चुका था। मीरा प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ी होकर अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी गीली आंखें पोंछ रही थी, ताकि आर्यन उसकी कमजोरी न देख सके। आर्यन ने उसका हाथ थामकर वादा किया कि वह एक दिन वापस आएगा और उसके संघर्षों का मान बढ़ाएगा। लेकिन नियति के खेल से वे दोनों ही उस समय पूरी तरह अनजान और बेबस खड़े थे। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा और उसे अपना छोटा सा गांव धीरे धीरे ओझल होता हुआ महसूस होने लगा, जो उसकी आत्मा का हिस्सा था। डिब्बे के भीतर की गर्मी और लोगों के शोर के बीच वह केवल मीरा के उन शब्दों को याद कर रहा था, जिन्होंने उसे एक नई बहारा ऊर्जा और दिशा प्रदान की थी। उसने अपने मन में कसम खाई कि वह दिल्ली की इस बेगाना भीड़ में अपनी पहचान खोने नहीं देगा और केवल अपनी पढ़ाई को ही अपना एकमात्र धर्म और कर्म मानकर दिन रात कठिन परिश्रम करेगा। दिल्ली की चकाचौंध और मुखर्जी नगर की तंग गलियों में आर्यन खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस कर रहा था, जहां हर मोड़ पर हजारों छात्र सफलता की दौड़ में शामिल थे। यहां का वातावरण पढ़ाई के दबाव और प्रतिस्पर्धा की गूंज से भरा हुआ था, जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि यहां चूकने की कोई भी गुंजाइश उसके पास नहीं है। उसने एक छोटे से कमरे में अपना ठिकाना बनाया, जहां रोशनी की एक पतली किरण ही उसकी एकमात्र साथी थी,
और उसने अपनी किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। उस पहली रात को उसे नींद नहीं आई, क्योंकि गांव की ठंडी हवा और मीरा की ममतामयी बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं और उसे बेचैन कर रही थीं। शहर की शोरगुल भरी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां उसे डरा रही थीं, लेकिन उसने अपने तकिए के नीचे मीरा का दिया हुआ वह कंगन बेचने से मिले पैसों को संभाल कर रखा था। वह जानता था कि ये पैसे केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसकी पत्नी के पसीने और त्याग की वह सुगंध थी जिसे उसे हर हाल में सार्थक करना ही था। सुबह होते ही उसने एक पुस्तकालय का सदस्य बनने का निर्णय लिया, जहां हजारों पुरानी किताबों की खुशबू उसे अपने लक्ष्य के और भी करीब होने का सुखद एहसास दिला रही थी। उसने देखा कि यहां लड़के और लड़कियां अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर केवल अक्षरों की दुनिया में खोए हुए थे, जिससे उसे एक अजीब सी प्रेरणा और साहस का अनुभव हुआ। आर्यन ने भी अपनी मेज पर एक छोटा सा दिया जलाया और इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया, यह जानते हुए कि उसका अपना इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है और वह खुद लेखक है। गांव में मीरा ने अब एक नया जीवन शुरू किया था, जहां उसे न केवल घर की जिम्मेदारी निभानी थी, बल्कि आर्यन की गैर मौजूदगी के खालीपन को भी बड़ी हिम्मत से सहना था। वह हर सुबह मंदिर जाकर आर्यन की सफलता के लिए प्रार्थना करती और फिर खेतों में काम करने निकल जाती, ताकि साहूकार का ब्याज समय पर चुकाया जा सके। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और हाथों की हथेलियां खुरदरी हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अदम्य विश्वास हमेशा बना रहता था कि उसका आर्यन जरूर एक बड़ा अफसर बनेगा। आर्यन को जल्दी ही समझ आ गया कि केवल मेहनत काफी नहीं है, बल्कि उसे अपनी सोच और व्यक्तित्व को भी पूरी तरह से बदलना होगा, ताकि वह इस कठिन परीक्षा में टिक सके। उसने अपनी नींद और भूख पर नियंत्रण करना सीख लिया था और कई बार वह केवल एक वक्त की रोटी खाकर ही अपना पूरा दिन पढ़ाई में गुजार देता था। उसकी तुलसी गरदूर करना में और 2 साल किस्तार के आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे, लेकिन उसके संकल्प की लौ पहले से भी अधिक तेज और स्थिर होती जा रही थी, जो उसे थकने नहीं देती थी। दिल्ली के धी छात्रों के बीच आर्यन अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और साधारण कपड़ों के कारण कई बार उपहास का पात्र बनता था, लेकिन उसने कभी भी इन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने सीखा कि ज्ञान किसी भाषा या वेशभूषा का मोहताज नहीं होता और असली ताकत केवल मस्तिष्क की तीक्ष्णता और चरित्र की दृढ़ता में ही छिपी होती है, जो समय आने पर दिखती है। वह अक्सर अपने कमरे की दीवार पर टंगी मीरा की धुंधली सी तस्वीर को देखता और अपनी सारी हीन भावना को एक नई शक्ति में बदलकर फिर से पढ़ने बैठ जाता था। एक शाम उसे गांव से एक पत्र मिला, जिसमें मीरा ने लिखा था कि फसल अच्छी हुई है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सच इसके बिल्कुल विपरीत था। मीरा ने अपनी भूख को छिपाकर और अपनी बीमारी को दबाकर केवल सुखद समाचार ही भेजे थे, ताकि आर्यन का ध्यान अपनी पढ़ाई से रत्ती भर भी न भटके और वह एकाग्र रहे। पत्र को पढ़कर आर्यन की आंखों के कोने भीग गए और उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष मीरा के संघर्ष के सामने बहुत छोटा और नगण्य है, जो वह रोज सह रही है। दिल्ली में रहने का खर्च धीरे धीरे बढ़ रहा था और किताबों की नई श्रृंखला खरीदने के लिए उसे अतिरिक्त पैसों की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी, जो उसे चिंतित कर रही थी। उसने रात के समय एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम ढूंढ लिया, ताकि वह अपनी पढ़ाई का बोझ मीरा के कंधों पर और अधिक न डाल सके और स्वावलंबी बन सके। दिन भर की पढ़ाई और रात की मजदूरी ने उसे शारीरिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन उसकी मानसिक मजबूती उसे हर रोज एक नई सुबह देखने के लिए प्रेरित करती थी। समय बीतने के साथ आर्यन ने शहर की रफ्तार के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया था और अब वह राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र के पेचीदा विषयों पर घंटों तक गंभीर चर्चा कर सकता था। उसके मित्रों का एक छोटा समूह बन गया था, जो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उसकी सादगी के पीछे एक विशाल ज्ञान का भंडार और अनुभव छिपा हुआ था। उसने महसूस किया
कि शिक्षा केवल एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का साधन नहीं है, बल्कि यह इंसान के सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली एक महान प्रक्रिया है। बरगद के उस पुराने पेड़ की यादें उसे आज भी तरोताजा कर देती थीं, जहां उसने और मीरा ने एक बेहतर कल का सपना एक साथ मिलकर और बड़ी उम्मीदों के साथ देखा था। वह अक्सर सोचता था कि जब वह लाल बत्ती वाली गाड़ी में गांव लौटेगा तो सबसे पहले मीरा को उस गाड़ी में बिठाएगा और उसके सारे आंसुओं को पोंछकर उसे गौरव की अनुभूति कराएगा। ये सुनहरे सपने उसे अंधेरी रातों में रोशनी दिखाते थे और उसे हार मानने के विचार से कोसों दूर रखते थे, जो अक्सर अकेलेपन में उसे घेर लेते थे। प्रारंभिक परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, आर्यन के भीतर एक अनजाना डर और घबराहट अपना घर बनाने लगी थी, जो स्वाभाविक थी, पर उसे नियंत्रित करना जरूरी था। उसने अपने गुरुओं से सलाह ली, जिन्होंने उसे शांत रहने और अपनी तैयारी पर भरोसा रखने की सीख दी, ताकि वह परीक्षा हॉल में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन निडरता से कर सके। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये केवल उसकी परीक्षा नहीं है, बल्कि उन सभी उम्मीदों की परीक्षा है जो एक छोटे से गांव में मीरा की आंखों में अभी भी जीवित हैं। गांव में मीरा को अब बुखार रहने लगा था, लेकिन उसने किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी और चुपचाप तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीकर अपना काम जारी रखा। उसे डर था कि अगर आर्यन को उसकी बीमारी का पता चला तो वह पढ़ाई छोड़कर गांव भाग आएगा और उनका सारा त्याग एक पल में व्यर्थ और निष्फल हो जाएगा। वह रातों को उठकर मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में आर्यन की पुरानी कमीज को सीने से लगाकर रोती थी और ईश्वर से केवल उसकी सफलता की भीख मांगती थी। आर्यन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखा और महसूस किया कि सफलता पाने के लिए उसे भी उसी तरह जलना होगा जैसे ये तारे अंतरिक्ष में जलते हैं। उसने अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह त्याग दिया था और अब उसका हर पल, हर सांस केवल संविधान की धाराओं और इतिहास की घटनाओं के चिंतन में ही व्यतीत होने लगी थी। उसे विश्वास था कि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता और मीरा का निस्वार्थ प्रेम उसे एक दिन जरूर उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां से पूरी दुनिया साफ दिखाई देती है। अध्याय के इस पड़ाव पर आर्यन का संकल्प पहले से कहीं अधिक अटल और मजबूत हो चुका था, जैसे हिमालय की चोटी जो हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। उसने अपनी पेन उठाई और एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए कागज पर अपनी पहली पंक्ति लिखी, जो उसके आने वाले सुनहरे और संघर्षपूर्ण कल की एक औपचारिक घोषणा थी। अब उसकी यात्रा उस दिशा में मुड़ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था और केवल विजय का ही एकमात्र विकल्प उसके सामने शेष रह गया था। दिल्ली की संकरी गलियों में मुखर्जी नगर का वह शोर शराबा आर्यन के लिए बिल्कुल नया और डरावना था, जहां हर कोने पर किताबों की दुकानें और गंभीर चेहरे नजर आते थे। यहां की हवा में प्रतियोगिता की एक गंध थी जो छात्रों को सोने नहीं देती थी और उन्हें निरंतर भागने के लिए मजबूर करती रहती थी। आर्यन ने एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां धूप मुश्किल से पहुंचती थी और दीवारों पर सीलन की वजह से अजीब सी गंध हमेशा फैली रहती थी। पैसे कम होने के कारण आर्यन ने दिन में केवल एक बार ही खाना खाने का फैसला किया, ताकि वह कोचिंग की भारी फीस और किताबों का खर्च उठा सके। कई बार रात को भूख के कारण उसकी नींद खुल जाती थी, लेकिन वह पानी पीकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करता था और फिर से अपनी पुरानी किताबों के पन्नों में खो जाता था। उसे पता था कि घर से आने वाली पाई मीरा के खून और पसीने की कमाई है, इसलिए वह 1 रुपया भी फालतू खर्च करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता था। मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी में वह सुबह 6 बजे पहुंच जाता था और रात को लाइब्रेरी बंद होने तक वहीं जमा रहता था, जहां इतिहास और भूगोल के पन्ने उसके जीवन का आधार बन चुके थे। यहां के धनी छात्रों के पास रंगीन नोट्स और महंगे लैपटॉप थे, जबकि आर्यन के पास केवल उसकी फटी हुई कॉपियां और अटूट हौसला था जो उसे टूटने से बचाता था। पढ़ाई का बोझ इतना अधिक था
कि कभी कभी उसे अपना दिमाग सुन्न महसूस होता था, पर मीरा का वह कंगन उसे फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देता था। दिल्ली की भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाता था, क्योंकि यहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में लगा हुआ था और किसी के पास सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं थे। त्योहारों के समय जब बाकी छात्र अपने घर जाते थे, आर्यन चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता था और अपनी मां और पत्नी की यादों को दिल के किसी कोने में छुपाकर सहेजता था। अकेलेपन का वह एहसास उसे कई बार रुला देता था, लेकिन वह ऐसू बहाने से उसकी मंजिल आसान नहीं होगी, बल्कि उसे और मजबूत बनना होगा। गांव में मीरा ने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करना शुरू कर दिया था, जहां उसे कड़ी धूप में भारी ईंटें और सीमेंट के कट्टे अपने सिर पर ढोने पड़ते थे। उसके नाजुक हाथ अब पूरी तरह से कट गए थे और सीमेंट की धूल ने उसके फेफड़ों में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था, जिससे उसे अक्सर रात को खांसी होती थी। फिर भी वह हर शाम गांव के डाकघर जाती थी, ताकि वह अपनी छोटी सी बचत आर्यन को मनी ऑर्डर के जरिए दिल्ली भेज सके और उसे आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। जब भी आर्यन का फोन आता, मीरा अपनी आवाज को बहुत उत्साहित और सुखी दिखाने की कोशिश करती थी, ताकि आर्यन को उसकी परेशानियों का अंदाजा बिल्कुल भी न हो सके। वह झूठ बोलती थी कि उसने नए कपड़े खरीदे हैं और घर में दूध और घी की कोई कमी नहीं है, जबकि हकीकत में वह अक्सर नमक और रोटी खाकर सो जाती थी। उसका सारा जीवन अब केवल एक ही दुआ में सिमट गया था कि आर्यन की मेहनत रंग लाए और वह एक बड़ा अफसर बनकर गांव वापस लौट आए। रात के 2 बजे जब पूरी दिल्ली सो जाती थी, आर्यन की मेज पर लगा वह छोटा सा लैंप अभी भी जलता रहता था और उसकी परछाई दीवार पर नाचती रहती थी। वह बार बार नक्शों को देखता और करंट अफेयर्स के जटिल मुद्दों को समझने की कोशिश करता था, जबकि उसकी आंखों में थकान और नींद का गहरा कोहरा छाया रहता था। उसे डर लगता था कि अगर वह 1 मिनट भी सो गया तो कोई और उससे आगे निकल जाएगा और उसका सपना अधूरा रह जाएगा, जिससे उसकी पूरी दुनिया उजड़ सकती थी। गांव के खुले खेतों की ताजा हवा और दिल्ली के कमरों की घुटन के बीच आर्यन का दम घुटता था, लेकिन वह इस घुटन को अपनी सफलता की कीमत मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर चुका था। वह जानता था कि समाज में सम्मान पाने के लिए उसे इस अग्निपरीक्षा से गुजरना ही होगा और अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर एक नया स्वरूप धारण करना होगा। मीरा की आंखों के सपने ही उसकी एकमात्र ऊर्जा थे, जो उसे मुखर्जी नगर की उन बेजान और शोर भरी सड़कों पर भी रास्ता दिखाते रहते थे। कोचिंग में होने वाले मॉक टेस्ट में जब उसके नंबर कम आते थे, तो आर्यन का आत्मविश्वास डगमगाने लगता था और उसे अपनी काबिलियत पर गहरा संदेह होने लगता था। वह सोचता था कि क्या वह वाकई इस कठिन परीक्षा के लायक है, या वह केवल अपनी और मीरा की जिंदगी को दांव पर लगाकर एक भ्रम पाल रहा है। उन क्षणों में वह अपने पिता के पुराने हल और खेत की धूल को याद करता था, जो उसे याद दिलाते थे कि पीछे लौटने का कोई रास्ता अब उसके पास बचा ही नहीं है। कभी कभी वह चाय की दुकान पर साथी छात्रों की बातें सुनता, जो राजनीति और प्रशासन के ऊंचे दांव पेंचों पर चर्चा करते थे, जिससे उसे अपनी सादगी का एहसास और गहरा हो जाता था। उसे लगता था कि वह ज्ञान के समुद्र में एक छोटी सी मछली की तरह है, जिसे अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, ताकि वह मुख्य धारा में शामिल हो सके। वह दूसरों से कम बात करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी देहाती बोली और लहजा उसे बाकी लोगों के बीच में मजाक का पात्र न बना दे। गांव की जमीन अब सूखने लगी थी और बारिश न होने के कारण खेतों में काम मिलना भी मुश्किल हो गया था, जिससे मीरा की चिंताएं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थीं। उसने अब गांव के जमींदार के घर पर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम भी पकड़ लिया था, ताकि वह कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके और आर्यन की पढ़ाई में बाधा न आए। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और उसकी हड्डियां दर्द करने लगी थीं, लेकिन उसका मानसिक संकल्प अभी भी हिमालय की तरह अडिग था। गांव का पोस्टमैन जब मीरा के पास आता था, तो वह बहुत उम्मीद से पूछती थी कि क्या दिल्ली से कोई खत आया है,
लेकिन अक्सर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। आर्यन के पास खत लिखने का समय नहीं था और फोन कॉल भी बहुत छोटी होती थी, जिससे मीरा का मन अक्सर उदासी की गहराइयों में डूबने लगता था। फिर भी वह अपनी ममता को संभाल कर रखती थी और सोचती थी कि उसका पति एक बहुत बड़े मिशन पर है, जहां छोटी बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आर्यन ने मुखर्जी नगर की अपनी उस छोटी सी कोठरी को एक मंदिर की तरह पवित्र बना लिया था, जहां उसने केवल अपनी किताबों और महापुरुषों की तस्वीरों को स्थान दिया था। वह हर सुबह स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ता था, ताकि उसे मानसिक शक्ति मिले और वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, जो उसे विचलित करने की कोशिश करती थीं। उसने बाहर की दुनिया से अपना संपर्क लगभग काट लिया था और सोशल मीडिया या मनोरंजन के साधनों से खुद को पूरी तरह दूर रखकर एकांत में रहने लगा था। जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो आर्यन के पास ओढ़ने के लिए केवल एक पतला सा कंबल था, जो उसे पूरी रात ठिठुरने पर मजबूर कर देता था। उसकी उंगलियां ठंड के कारण नीली पड़ जाती थीं और कलम पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन वह अपनी हथेलियों को रगड़कर फिर से लिखना और पढ़ना शुरू कर देता था। उसे उस समय मीरा की याद आती थी, जो शायद गांव की सर्द रातों में खुले बरामदे में सो रही होगी, ताकि वह उसके लिए पैसे बचाकर शहर भेज सके। मकान मालिक हर महीने की 1 तारीख को किराए के लिए दरवाजा खटखटाता था और उसकी कर्कश आवाज आर्यन के कानों में किसी जहर की तरह घुलती थी, जो उसे बार बार अपमानित करती थी। यदि गांव से पैसे आने में जरा भी देरी होती, तो मकान मालिक उसे कमरा खाली करने की धमकी देता था, जिससे आर्यन की रातों की नींद और चैन पूरी तरह गायब हो जाते थे। वह गिड़गिड़ाता था और विनती करता था कि उसे थोड़ा समय और दिया जाए, जबकि उसका स्वाभिमान भीतर ही भीतर तिल तिल कर मर रहा था। आर्यन अक्सर सोचता था कि क्या ईश्वर वाकई उसके संघर्षों को देख रहा है, या कर्म का सिद्धांत केवल कहानियों और किताबों में ही सच होता है, जो उसे सांत्वना देती हैं। उसे लगता था कि मीरा का त्याग इतना विशाल है कि उसे चुका पाना उसके लिए शायद इस जन्म में मुमकिन नहीं होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अफसर बन जाए। यह विचार उसे डराता भी था और प्रेरित भी करता था कि उसे अपनी सफलता को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मीरा के उस महान बलिदान के लिए पाना है। लगातार कम खाने और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आर्यन का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था और उसे बार बार चक्कर आने की समस्या होने लगी थी, जो उसकी पढ़ाई में बाधक थी। एक दिन वह लाइब्रेरी में ही बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसके एक सहपाठी ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसे थोड़ा भोजन करने की सख्त हिदायत दी थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो उसका शरीर इस भारी मेहनत को ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगा और वह बीमार पड़ जाएगा। उधर गांव में मीरा के पैर में एक लोहे की कील चुभ गई थी, जिससे उसे गहरा घाव हो गया था, लेकिन उसने पैसे बचाने के चक्कर में उसका सही इलाज नहीं करवाया। घाव में इन्फेक्शन फैलने लगा था और उसे चलने में बहुत तकलीफ होती थी। फिर भी वह काम पर जाना बंद नहीं करती थी, क्योंकि आर्यन की किताबों की किस्त देनी थी। वह दर्द में भी मुस्कुराती रहती थी, ताकि पड़ोसियों को उसकी हालत का पता न चले और वे आर्यन तक कोई भी नकारात्मक संदेश भेजने की गलती न कर बैठें। आर्यन रातों को उठकर छत पर चला जाता था और वहां से दिल्ली की रोशनी को देखता था, जो उसे एक मायावी जाल की तरह लगती थी, जो निर्दोष लोगों को फंसाती है। उसने सोचा कि अगर वह इस परीक्षा में फेल हो गया, तो वह गांव कैसे लौटेगा और मीरा की आंखों में आंखें डालकर अपनी नाकामी का इकरार कैसे कर पाएगा। इस डर ने उसके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी, जो उसे हर पल कुतरती रहती थी और उसे और अधिक मेहनत करने के लिए चाबुक की तरह मारती थी। उसने मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू कर दिया था, जहां उसे हजारों शब्दों को सलीके से और प्रभावी ढंग से कागज पर उतारना होता था। जो उसकी कला थी, उसकी मेज पर कागजों के ढेर लग गए थे और स्याही की खाली शीशियां उसके कड़े संघर्ष की मूक गवाह बनती जा रही थीं, जो उसके कमरे के कोने में पड़ी थीं,
उसे अब समय का कोई भान नहीं रहता था और वह सूरज ढलने और उगने के बीच के अंतर को पूरी तरह से भूल चुका था, क्योंकि उसका लक्ष्य ही उसका सूर्य था। गांव से आने वाले पैसे अब बहुत कम पड़ रहे थे, क्योंकि मीरा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब साहूकार के ब्याज में ही चला जाता था, जो बहुत क्रूर था। आर्यन ने अपनी पुरानी घड़ी और कुछ गैर जरूरी किताबें बेच दी ताकि वह इस महीने का खर्च चला सके और अपनी पढ़ाई को बीच में न रोकना पड़े। उसने महसूस किया कि गरीबी इंसान को न केवल भूखा रखती है, बल्कि उसे हर पल छोटे छोटे समझौतों के लिए मजबूर भी करती है, जो उसकी आत्मा को छलनी कर देते हैं। मुखर्जी नगर की उन सफेद रातों ने आर्यन को एक परिपक्व और गंभीर इंसान बना दिया था, जिसके पास अब केवल एक ही सपना और एक ही जुनून बाकी बचा था। उसने अपनी खिड़की से चांद को देखा और महसूस किया कि मीरा भी शायद इसी चांद को देख रही होगी और अपने घर के आंगन में बैठी उसके लौटने का इंतजार कर रही होगी। संघर्ष की यह कहानी अब अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां से आगे का रास्ता और भी अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला था। आर्यन के कांपते हाथों में परीक्षा परिणाम की वह सूची थी, जिसमें उसने हजारों बार अपना रोल नंबर तलाशने की कोशिश की, पर सफलता का वह अंक कहीं भी अंकित नहीं था। उसके चारों ओर खुशियों का शोर था, जहां सफल छात्र एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, लेकिन आर्यन के लिए वह पल किसी प्रलय से कम नहीं था। उसे अपनी मेहनत और मीरा के महान त्याग के व्यर्थ होने का गहरा दुख खाए जा रहा था, जिससे उसका हृदय पूरी तरह टूट गया। वह चुपचाप अपने अंधेरे कमरे में लौट आया और फूट फूट कर रोने लगा, जहां दीवारों की खामोशी उसे चिढ़ा रही थी। असफलता के उस कड़वे घूंट ने आर्यन के भीतर के सारे आत्मविश्वास को निचोड़ दिया था और उसे अपनी काबिलियत पर अब गहरा संदेह होने लगा था। उसने सोचा कि शायद वह इस ऊंचे मुकाम के लिए बना ही नहीं है और उसे अब वापस गांव जाकर खेती करनी चाहिए। उसने अपनी फटी हुई किताबों को समेटना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि दिल्ली की चकाचौंध उसके लिए केवल एक मृग तृष्णा साबित हुई है। वह मीरा का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने मीरा की उम्मीदों का गला पूरी तरह घोंट दिया था। आर्यन ने भारी मन से गांव के एक पीसीओ पर फोन किया और जब मीरा की मधुर आवाज सुनाई दी तो उसके गले में एक अजीब सा गोला अटक गया। उसने रुंधे हुए गले से मीरा को बताया कि वह फेल हो गया है और अब वह दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए घर वापस लौट रहा है। उसने कहा कि अब वह और संघर्ष नहीं कर सकता और उसे अपनी नियति को अब स्वीकार कर लेना चाहिए, जो गरीबी में ही लिखी गई है। मीरा कुछ देर तक चुप रही, जैसे वह इस दुखद समाचार को अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रही हो। मीरा ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और बहुत ही दृढ़ आवाज में आर्यन से कहा कि एक छोटी असफलता उसके पूरे जीवन का अंत नहीं हो सकती। उसने आर्यन को डांटते हुए कहा कि उसे हार मानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केवल उसका व्यक्तिगत सपना नहीं था, बल्कि उनकी साझा गरिमा का सवाल था। मीरा ने झूठ बोला कि घर में सब कुछ ठीक है और फसल से बहुत अच्छी आमदनी हुई है, इसलिए उसे पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसने आर्यन को आदेश दिया कि वह अपनी किताबें फिर से पूरी लगन से खोल ले। फोन रखने के बाद मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। वह गांव के सबसे क्रूर साहूकार लाला धनीराम के घर की ओर चल पड़ी, जो अपनी बेईमानी और गरीबों के शोषण के लिए पूरे इलाके में कुख्यात था। लाला ने उसे तिरछी नजरों से देखा और अपनी भारी मूंछों पर ताव देते हुए हंसा, ये जानते हुए कि अब वह इस बेबस औरत को अपने चंगुल में फंसा सकता है। मीरा ने हिम्मत बटोरी और लाला के सामने अपनी मजबूरी रख दी। लाला ने जमीन के छोटे से टुकड़े के कागजात मांगे और बदले में भारी ब्याज दर पर कुछ पैसे देने की शर्त रखी, जो किसी फांसी के फंदे से कम नहीं थी। मीरा जानती थी कि अगर वह समय पर पैसा नहीं चुका पाई तो वे बेघर हो जाएंगे, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपने अंगूठे का निशान उन कागजों पर लगा दिया।
उसने केवल आर्यन के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा और अपनी वर्तमान तबाही को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके लिए पति की सफलता ही उसका धर्म थी। वह धन लेकर अपने सूने घर वापस आ गई। अगले कुछ दिनों में मीरा ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया ताकि वह लाला का ब्याज चुका सके और आर्यन को दिल्ली पैसे भेज सके जिससे वह पढ़ सके। वह सुबह के धुंधलके में घर से निकलती और रात के अंधेरे में वापस लौटती थी, जिससे उसका शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके पैरों के छाले अब पक गए थे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की और अपनी पीड़ा को भीतर ही दफन कर लिया। वह जब भी आर्यन से बात करती तो अपनी मुस्कुराहट से थकान को छिपा लेती थी। दिल्ली में आर्यन ने मीरा की जिद के आगे घुटने टेक दिए और फिर से अपनी मेज पर बैठकर उन पुरानी किताबों से अपनी दोस्ती दोबारा से गांठने की कोशिश की। उसके मन में एक गहरा अपराधबोध था कि वह मीरा की मेहनत का सही सिला नहीं दे पा रहा है, जो उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खा रहा था। उसने कसम खाई कि इस बार वह अपनी एकाग्रता को टूटने नहीं देगा और अपनी हर सांस को केवल सफलता के चरणों में ही समर्पित कर देगा। उसने कमरे की दीवार पर लिखा कि हारना अब कोई विकल्प नहीं है। आर्यन के साथी छात्र उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उसे किसी के शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपनी उस पुरानी गलती पर था जो उसे ले डूबी थी। वह अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और सोचता कि आखिर उसने कहां चूक कर दी थी, जिससे उसका पूरा साल बर्बाद हो गया और मीरा को कष्ट हुआ। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार झकझोर रही थी और उसे याद दिला रही थी कि वह एक भगोड़ा नहीं बन सकता जो अपनी जिम्मेदारियों से डरकर मैदान छोड़ देता है। उसने फिर से तैयारी शुरू की। गांव की चिलचिलाती धूप में मीरा अब जमींदार के बागों में भी काम करने लगी थी, ताकि एक भी रुपया हाथ से न निकल जाए और आर्यन को कभी कमी न हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे और उसकी आवाज में अब एक अजीब सी थरथराहट रहने लगी थी, जो उसकी बढ़ती हुई कमजोरी का संकेत थी। जब गांव की औरतें उसे आराम करने की सलाह देती तो वह बस इतना कहती कि उसका चैन तभी लौटेगा जब उसका आर्यन अपनी मंजिल को छू लेगा। उसका यह अटूट आत्मविश्वास देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते थे। लाला धनीराम हर हफ्ते मीरा के दरवाजे पर आकर अपनी वसूली के लिए चिल्लाता था और उसे समाज में अपमानित करने की धमकियां भी बार बार देता रहता था। मीरा चुपचाप उसके तानों को सह लेती थी और बस हाथ जोड़कर थोड़ा और समय मांगती थी, ताकि वह कहीं से जुगाड़ करके उसका हिस्सा उसे सौंप सके। वह भूखी रह जाती थी, लेकिन उसने कभी भी आर्यन को गांव की इस विकट स्थिति के बारे में भनक तक नहीं लगने दी, ताकि उसका मानसिक संतुलन बना रहे। उसे डर था कि आर्यन घर वापस ना आ जाए। दिल्ली में आर्यन ने अब एक नई रणनीति बनाई और अपने कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, ताकि अगली बार कोई भी गुंजाइश बाकी न रह सके। उसने अखबारों के संपादकीय पन्नों को घंटों पढ़ना और उनके नोट्स बनाना शुरू किया, जिससे उसकी समझ और अधिक परिपक्व और गहरी होती चली गई। उसने अब खुद को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट लिया था और उसका छोटा सा कमरा ही उसका सारा ब्रह्मांड बन चुका था, जहां वह तपस्या कर रहा था। उसके दिमाग में केवल मीरा की उम्मीद भरी आंखें घूमती रहती थीं। एक दिन डाकिये ने आर्यन को एक पत्र दिया, जिसमें गांव के एक पुराने दोस्त ने मीरा की गिरती हुई हालत का जिक्र किया था, जिससे आर्यन का दिल दहल उठा। पत्र में लिखा था कि मीरा बहुत कमजोर हो गई है और वह दिन रात काम करती रहती है, जिससे गांव के लोग भी उसके लिए चिंतित रहने लगे हैं। आर्यन का मन हुआ कि वह तुरंत घर भाग जाए और मीरा को इस नर्क से बाहर निकाले, लेकिन मीरा की वे पुरानी बातें याद आईं कि हारना मना है। वह बड़े भारी धर्म संकट में फंस कर रह गया था। जब आर्यन ने मीरा को फोन करके अपनी बेचैनी जाहिर की, तो मीरा ने बहुत ही कुशलता से उसे फिर से भ्रमित कर दिया और कहा कि वह दोस्त केवल मजाक कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसे बस
थोड़ा सा मौसमी जुकाम हुआ था, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मीरा के इस सफेद झूठ ने आर्यन को एक बार फिर से सांत्वना दी। हालांकि उसके मन के किसी कोने में अभी भी एक अनजाना सा डर लगातार बना हुआ था। उसने अपनी भावनाओं को कठोरता से दबाया। मुखर्जी नगर की गलियों में अब नए बैच के छात्र आ चुके थे और आर्यन खुद को एक अनुभवी योद्धा की तरह महसूस करने लगा था, जिसने एक बड़ी जंग हारी थी। उसने देखा कि असफलता इंसान को या तो पूरी तरह तोड़ देती है या फिर उसे इतना मजबूत बना देती है कि वह पहाड़ों का भी सीना चीर सके। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कर्म का सिद्धांत अटल है और अगर उसकी मेहनत सच्ची है तो विधाता भी उसे उसकी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं रख सकेगा। वह अब केवल एक जलती हुई मशाल बन चुका था। मीरा के पास अब पहनने के लिए केवल 2 फटी हुई साड़ियां बची थीं और उसने अपने खाने में केवल नमक और पानी को ही मुख्य आधार बना लिया था। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी और उसके गाल पिचक गए थे, जिससे वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बूढ़ी और लाचार दिखाई देने लगी थी। फिर भी वह हर रोज मंदिर जाती और भगवान के चरणों में सिर झुकाकर आर्यन की सफलता का वरदान मांगती थी, जैसे उसकी भक्ति ही उसकी एकमात्र पूंजी हो। उसका यह मौन बलिदान उस छोटे गांव में गुम हो रहा था। अगली परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीख आ गई और आर्यन ने बहुत ही सावधानी से अपना आवेदन पत्र भरा, जैसे वह अपनी किस्मत का नया पन्ना लिख रहा हो। उसने महसूस किया कि इस बार उसके भीतर डर कम और एक शांत आत्मविश्वास अधिक था, जो उसकी गहन तैयारी और कड़े अनुशासन का एक सुखद परिणाम था। उसने अपनी पिछली गलतियों का एक चार्ट बनाया और उन्हें सुधारने के लिए रोजाना अभ्यास किया, जिससे उसकी कमियां खूबियों में बदलने लगी थीं। वह अब उस शिखर की ओर देख रहा था जहां न्याय होना था। कर्म का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था और गांव में मीरा की हालत और अधिक दयनीय होती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति अभी भी कम नहीं हुई थी। वह अक्सर रात को आसमान के तारों को देखती और कल्पना करती कि एक दिन आर्यन भी इन्हीं तारों की तरह चमकेगा और पूरी दुनिया उसे देखेगी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और एक दिन उसे वह सब वापस मिलेगा, जो उसने इस कठिन यात्रा में खोया और कुर्बान किया था। यह उम्मीद ही उसे रोजाना जीवित रखती थी। साहूकार अब मीरा की जमीन को हड़पने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ब्याज की रकम अब मूलधन से भी कहीं अधिक हो चुकी थी और मीरा के पास कुछ बचा नहीं था। मीरा ने उसे एक आखिरी मौका देने की मिन्नत की और कहा कि जैसे ही उसका पति कलेक्टर बनेगा, वह उसका सारा कर्ज पाई समेत चुका देगी। साहूकार उसकी बातों पर ठहाका मारकर हंसा और उसे जलील किया, लेकिन मीरा का आत्मसम्मान उसकी बातों से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह जानती थी कि सत्य की राह बहुत कठिन होती है। आर्यन को रात में अक्सर डरावने सपने आते थे कि मीरा संकट में है, लेकिन सुबह होते ही वह उन सपनों को अंधविश्वास कहकर टाल देता था और अपनी पढ़ाई में लग जाता था। उसे पता नहीं था कि उसके सपने हकीकत के कितने करीब थे और मीरा किस नरकीय जीवन का सामना केवल उसके सुनहरे भविष्य के लिए कर रही थी। संघर्ष का यह दौर अपनी चरम सीमा पर था, जहां एक तरफ प्रेम था तो दूसरी तरफ क्रूर वास्तविकता का विशाल पहाड़ खड़ा था। आर्यन को अब केवल अपनी अंतिम परीक्षा का इंतजार था। इस अध्याय के अंत तक आर्यन फिर से एक योद्धा के रूप में तैयार हो चुका था, जिसके तरकश में अब ज्ञान के अचूक बाण और अनुभव की मजबूत ढाल थी। उसने अपनी बंद आंखों से मीरा के मुस्कुराते हुए चेहरे की कल्पना की और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया, जो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। नियति अब अपने पत्ते खोलने वाली थी और आने वाला समय यह तय करने वाला था कि मीरा का यह महान बलिदान सफल होगा या फिर इतिहास में कहीं गुम होकर रह जाएगा। दिल्ली में बिताए गए सालों ने आर्यन के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था, जहां अब उसकी चाल में एक आत्मविश्वास और उसकी बातों में विद्वत्ता साफ झलकती थी। वह अब उन जटिल प्रशासनिक नीतियों पर
धारा प्रवाह बहस कर सकता था, जो कभी उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हुआ करती थी। शहर की चकाचौंध ने उसके गांव की धूल को धीरे धीरे धुंधला कर दिया था और वह अब एक परिष्कृत शिक्षित वर्ग का हिस्सा बनता जा रहा था। हालांकि उसके दिल के एक छोटे कोने में मीरा की सादगी बसी थी, लेकिन बाहरी दुनिया के प्रभाव ने उसे एक नया और आधुनिक नजरिया दे दिया था। मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी से निकलकर अब वह बड़े होटलों में होने वाली सेमिनार और चर्चाओं में भाग लेने लगा था, जहां उसका पाला देश के नामी बुद्धिजीवियों से पड़ता था। इन मुलाकातों ने उसके सोचने के तरीके को इतना बदल दिया था कि उसे गांव की बातें अब थोड़ी पिछड़ी हुई और बेमानी लगने लगी थीं। उसे महसूस होता था कि वह अब एक अलग दुनिया का नागरिक है, जहां तर्क और तथ्यों का महत्व भावनाओं से कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली होता है। मीरा के पत्र अब उसे बहुत ही साधारण और उबाऊ लगने लगे थे, जिनमें केवल घरेलू परेशानियों का ही जिक्र रहता था। धीरे धीरे आर्यन के पत्रों की संख्या कम होने लगी और वह अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर कई कई हफ्तों तक मीरा को फोन भी नहीं करता था, जिससे संवाद का धागा कमजोर होने लगा। वह अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी और इंटरव्यू के दबाव में इतना डूब चुका था कि उसे मीरा के संघर्षों की गहराई का अंदाजा ही नहीं रहा। उसे लगता था कि मीरा बस घर पर आराम से रह रही है और उसके भेजे हुए पैसे उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त होंगे। उसे यह नहीं पता था कि मीरा उन पैसों को बचाने के लिए खुद को तिल तिल कर खत्म कर रही थी। उधर गांव में मौसम ने अपना क्रूर रंग दिखाना शुरू कर दिया था और लगातार होने वाली बारिश ने कच्ची दीवारों को गिराना और सड़कों को कीचड़ से भरना शुरू कर दिया था। मीरा ने एक बड़े निर्माण स्थल पर काम करना जारी रखा था, जहां भारी पत्थरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना उसका रोज का काम बन गया था। एक दोपहर जब वह भारी बोझ लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी, अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे नीचे पड़े लोहे के सरियों और नुकीले पत्थरों पर जा गिरी। उस भयानक दुर्घटना ने पूरे निर्माण स्थल पर एक सन्नाटा और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। मीरा के सिर पर गहरी चोट आई थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जिससे वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर बेहोश हो गई। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखों की नसों पर गहरा दबाव पड़ा है और अगर तुरंत महंगा इलाज नहीं हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। गांव के लोग उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन मीरा ने होश में आते ही सबसे पहले इलाज के लिए खर्च होने वाले उन पैसों के बारे में सोचा जो उसने आर्यन के लिए बचाए थे। उसने डॉक्टर से साफ कह दिया कि वह अपनी आंखों पर एक भी रुपया खर्च नहीं करेगी, क्योंकि वह पैसा उसके पति के महान सपने को पूरा करने की अंतिम सीढ़ी है। मीरा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और गांव वालों को सख्त हिदायत दी कि दिल्ली में आर्यन को इस देख हादसे की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। उसकी आंखों से खून के साथ साथ लाचारी के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अभी भी अडिग था कि आर्यन का ध्यान किसी भी कीमत पर भटकना नहीं चाहिए। वह अब धुंधली और काली दुनिया में रहने के लिए तैयार हो गई थी। गांव के डाकिये और सरपंच ने मीरा को बहुत समझाया कि आर्यन को उसका हक है कि वह अपनी पत्नी की इस हालत को जाने और उसकी सेवा के लिए वापस आए। लेकिन मीरा ने हाथ जोड़कर विनती की कि उसका पति अब केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे देश की सेवा करने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए उसे छोटी बाधाओं में नहीं उलझाना चाहिए। उसने अंधेरे में ही रहकर घर के काम करने का अभ्यास शुरू कर दिया, जबकि उसकी आंखों की रोशनी हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। उसकी यह खामोश कुर्बानी ईश्वर के सिवा और कोई नहीं देख रहा था। दिल्ली में आर्यन अब अपने व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू की तैयारी में जुटा था, जहां उसे बड़े बड़े बोर्ड सदस्यों के सामने अपनी बुद्धि और चरित्र का परिचय देना था। उसे सिखाया जा रहा था कि कैसे एक अफसर को हर स्थिति में शांत और तटस्थ रहना चाहिए, ताकि वह न्यायपूर्ण निर्णय ले सके और समाज को बदल सके। उसे पता ही नहीं था कि जिस न्याय की वह पढ़ाई कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी शिकार उसकी अपनी पत्नी मीरा हो रही है।
वह अपनी नई पहचान को गढ़ने में इतना मशगूल था कि उसकी पुरानी जड़ें धीरे धीरे सूखती जा रही थीं। मीरा अब पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी और वह केवल आवाजों के सहारे अपनी दुनिया को समझने और जीने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो बहुत दर्दनाक थी। वह अक्सर घर के कोनों से टकरा जाती और उसके शरीर पर नीले निशान पड़ जाते, लेकिन वह दर्द को पी जाती ताकि कोई उसकी आह तक न सुन सके। रात के समय वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों रोती थी और उनसे बस इतनी शक्ति मांगती थी कि वह आर्यन के सामने कभी कमजोर न पड़े। उसके लिए अब केवल एक ही उम्मीद बची थी कि आर्यन की सफलता की खबर उसके कानों तक जल्द पहुंचे। जब भी आर्यन का कभी फोन आता, मीरा अपनी सहेली की मदद से फोन उठाती और बहुत ही सामान्य आवाज में बात करती ताकि आर्यन को कुछ भी अजीब न लगे। वह बताती कि वह टीवी देख रही है या बाहर खेतों की हरियाली को निहार रही है, जबकि हकीकत में उसे केवल एक घना काला सन्नाटा ही दिखाई देता था। आर्यन उसकी बातों पर यकीन कर लेता और उसे अपनी नई उपलब्धियों के बारे में बताकर खुश होता, यह सोचे बिना कि उसकी पत्नी को अब उजाले का अर्थ भी ठीक से याद नहीं है। आर्यन के दोस्त अब समाज के रईस और ऊंचे रसूख वाले लोग थे, जिनकी जीवन शैली और बातचीत का तरीका पूरी तरह से पश्चिमी और आधुनिक हो चुका था, जो उसे आकर्षित करता था। वह उनके साथ महंगे कैफे में बैठता और भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार करता, जबकि मीरा गांव के उस टूटे हुए चूल्हे पर बिना रोशनी के रोटियां बेलने की कोशिश करती थी। इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का फासला अब इतना बढ़ गया था कि इसे पाटना नामुमकिन सा लगने लगा था। आर्यन के मन में मीरा के प्रति प्रेम तो था, पर उसमें अब सम्मान की जगह दया ने लेनी शुरू कर दी थी। मीरा की हालत देखकर गांव के बच्चे भी अब डरने लगे थे, क्योंकि वह अक्सर हवा में हाथ फैलाकर रास्ता ढूंढती नजर आती थी और उसकी आंखें पथराई हुई सी लगती थीं। साहूकार ने भी अब उसकी लाचारी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था और उसके घर के अनाज को चुपके से कम कर देता था, क्योंकि उसे पता था कि वह देख नहीं सकती। मीरा को सब समझ आता था, पर वह चुप रहती थी क्योंकि उसे पता था कि विरोध करने के लिए उसके पास अब न तो ताकत बची थी और न ही कोई सहारा था। इंटरव्यू का दिन आ गया और आर्यन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिससे बोर्ड के सदस्य उसकी ईमानदारी और ज्ञान के स्तर से बहुत अधिक प्रभावित और मंत्रमुग्ध नजर आए। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसे सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी और वह जल्द ही एक गौरवशाली अवसर के रूप में पहचाना जाएगा। उस रात उसने पहली बार मीरा को बहुत देर तक याद किया और उसे लगा कि अब उनके दुखों के दिन पूरी तरह समाप्त होने वाले हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा कि अब सम्मान और वैभव का समय आ गया है। गांव में मीरा को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया था, क्योंकि वह अंधेरे में फर्श पर पड़े कचरे को साफ करने की कोशिश कर रही थी और उसे वह दिखाई नहीं दिया। उसे तेज बुखार चढ़ गया और शरीर में जहर फैलने लगा, लेकिन उसने फिर भी किसी को आर्यन को बुलाने की अनुमति नहीं दी और दर्द में कराहती रही। उसका मानना था कि अगर आर्यन के करियर में उसकी वजह से एक दिन की भी बाधा आई, तो उसका पूरा जीवन और संघर्ष पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगा। वह मृत्यु के करीब पहुंचकर भी केवल अपने पति की सफलता की कामना कर रही थी। डॉक्टर ने मीरा को चेतावनी दी थी कि अगर उसने इसी तरह अपनी सेहत की अनदेखी की, तो वह अपनी जान से हाथ धो सकती है, क्योंकि उसका शरीर अब हार मान रहा था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस उसे तब तक जीवित रहना है जब तक वह आर्यन के नाम के आगे आईएएस लगा हुआ न सुन ले। उसकी इस जिजीविषा और त्याग को देखकर डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने बिना फीस लिए उसका इलाज करना जारी रखा। वह गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। आर्यन को अब दिल्ली की हवा में एक नया नशा महसूस होने लगा था, जहां लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे और उसकी राय को महत्व देने लगे थे। उसने नए कपड़े सिलवाए और अपनी बोलचाल में एक विशेष प्रकार का अनुशासन और रौब पैदा किया, जो एक उच्च पदस्थ अफसर की पहचान और गरिमा मानी जाती है।
वह अब खुद को एक आम आदमी नहीं मानता था, बल्कि उसे लगने लगा था कि वह समाज को सुधारने वाला एक मसीहा बनने की राह पर अग्रसर है। इस आत्ममुग्धता में वह मीरा के निस्वार्थ प्रेम को कहीं पीछे छोड़ आया था। अध्याय के इस मोड़ पर नियति ने अपनी बिसात बिछा दी थी, जहां एक तरफ सफलता का सूरज उग रहा था, तो दूसरी तरफ एक जिंदगी अंधेरे में दम तोड़ रही थी। आर्यन की उड़ान अब बहुत ऊंची हो चुकी थी, लेकिन उसके पंख मीरा की हड्डियों और खून से बने थे, जिसकी खबर उसे आने वाले समय में बहुत ही भयानक तरीके से मिलने वाली थी। संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर था और परिणाम आने ही वाला था, जो उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल कर रख देने वाला था। आर्यन ने एक शाम यमुना के किनारे टहलते हुए सोचा कि जब वह गांव लौटेगा तो पूरे गांव को एक नई रोशनी से भर देगा और अपनी पत्नी को रानी की तरह रखेगा। उसने कल्पना की कि मीरा उसकी नई गाड़ी को देखकर कितनी खुश होगी और कैसे उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलक उठेंगे, जो उसे सबसे बड़ा इनाम देंगे। उसे क्या पता था कि मीरा की आंखें अब कुछ भी देखने के लायक नहीं बची हैं, और वह गर्व के आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा ढो रही है। मीरई ने अपने हाथों से आर्यन की पुरानी फोटो को छुआ और उसे महसूस करने की कोशिश की, जैसे वह उस कागज के टुकड़े में आर्यन की रूह को ढूंढ रही हो, जो अब उससे दूर हो चुकी थी। उसके लिए वह तस्वीर ही अब उसका एकमात्र संसार थी, जिसे वह अपनी यादों के सहारे जीवित रखे हुए थी और हर पल उसे सीने से लगाए रखती थी। उसकी सांसें अब धीमी पड़ रही थीं, लेकिन उसका इंतजार अभी भी उतना ही गहरा और अटूट था, जितना कि पहले दिन जब उसने आर्यन को विदा किया था। परिणाम की वह सुबह दिल्ली में बहुत भारी और उमस भरी थी, जहां हर छात्र अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से चिपका हुआ था। जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वह बहुप्रतीक्षित सूची अपलोड हुई, आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर टाइप किया, और जब उसे रैंक 12 के सामने अपना नाम चमकता हुआ दिखाई दिया, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सालों की मेहनत, भूखी रातें और मीरा का अटूट विश्वास आखिरकार आज एक महान और गौरवशाली वास्तविकता में पूरी तरह बदल चुका था। मुखर्जी नगर की गलियों में जैसे ही यह खबर फैली कि एक साधारण लड़के ने 12वीं रैंक हासिल की है, वहां जश्न का माहौल छा गया। उसके दोस्त उसे कंधों पर उठाकर नाचने लगे और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरी हवा गूंज उठी, जो उसकी इस असाधारण जीत की घोषणा कर रही थी। मीडिया के कैमरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और हर कोई उसकी सफलता की दास्तां सुनना चाहता था, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। आर्यन को महसूस हुआ कि वह रातों रात एक गुमनाम छात्र से पूरे देश का एक नया और चमकता हुआ सितारा बन गया है। उसके गुरुओं ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों में गर्व के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनकी तपस्या भी आज सफल हुई थी। बड़े बड़े मंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बधाई संदेश आने लगे। काफी दिन जिससे आर्यन को अपनी नई शक्ति और रसूख का पहली बार गहराई से एहसास हुआ। उसे अब एक भव्य सरकारी बंगले और सुरक्षा कर्मियों के बीच रहने के सपने आने लगे थे, जो उसके पुराने अंधेरे कमरे से बिल्कुल अलग दुनिया थी। वह अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा था और भविष्य की बड़ी योजनाओं को बुनने में व्यस्त था। सफलता के इस शोर के बीच आर्यन को रह रहकर मीरा की याद आ रही थी, जिसकी सादगी ने ही उसे यहां तक पहुंचने का हौसला दिया था। उसने सोचा कि वह फोन पर उसे यह खुशखबरी नहीं देगा, बल्कि अचानक गांव पहुंचकर उसे एक ऐसा सुखद सरप्राइज देगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। वह कल्पना कर रहा था कि जब वह उसे अपनी सफलता के बारे में बताएगा, तो मीरा की आंखों में खुशी की वह अनोखी चमक फिर से लौट आएगी, जो सालों पहले विदा लेते समय उसने देखी थी। उसका मन अब गांव की राहों पर पहुंचने के लिए बहुत व्याकुल था। उसने कनॉट प्लेस के सबसे महंगे शोरूम से मीरा के लिए गहरे लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी और सोने के कुछ सुंदर आभूषण खरीदे, जो उसके पुराने कंगन की कमी को पूरा कर सके।
उसने अपनी माँ के लिए भी सुंदर कपड़े और गांव के लोगों के लिए मिठाइयां खरीदी, क्योंकि वह अब एक उदार और सफल नायक के रूप में अपनी वापसी करना चाहता था। पैसे अब उसके लिए समस्या नहीं थे, क्योंकि बैंकों ने उसे अब विशेष ऋण देने की पेशकश शुरू कर दी थी। वह चाहता था कि मीरा को दुनिया की हर सुख सुविधा मिले जिसका उसने सपना देखा था। आर्यन ने अपनी यात्रा के लिए एक शानदार लग्जरी गाड़ी किराए पर ली और साथ में कुछ अंगरक्षक भी रखे, ताकि गांव में उसका आगमन एक सच्चे अधिकारी की तरह प्रभावशाली और यादगार हो। सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेतों को देखकर उसे अपनी पुरानी साइकिल और संघर्ष के दिन याद आ रहे थे, जो अब उसे किसी पुरानी फिल्म की तरह बहुत दूर और धुंधले लग रहे थे। वह बार बार अपनी साड़ी के पैकेट को छूकर देख रहा था और मन ही मन मीरा के मुस्कुराते हुए चेहरे की छवि बना रहा था, जो अब उसके गौरव का सबसे बड़ा केंद्र थी। जैसे ही उसकी गाड़ी उसके जिले की सीमा में दाखिल हुई, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने उसका जोरदार स्वागत किया, क्योंकि वह उनके इलाके का पहला बड़ा अधिकारी बन गया था। फूलों की मालाओं से लदी उसकी गर्दन और जनता के नारों ने उसे एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, जहां से उसे दुनिया बहुत छोटी लगने लगी थी। लोग उसे एक देवता की तरह पूज रहे थे और हर कोई उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए उतावला हो रहा था, जिससे उसका स्वाभिमान 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे अपनी सफलता का असली स्वाद अब मिल रहा था। वह सोच रहा था कि कर्म का फल वाकई मीठा होता है और जो लोग धैर्य रखते हैं, ईश्वर उन्हें एक दिन जरूर उनकी मेहनत का पूरा और सच्चा सिला प्रदान करता है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज वह अपनी पत्नी को वह सारी खुशियां लौटा देगा जो उसने पिछले 5 सालों में केवल उसकी पढ़ाई के लिए सहर्ष और निस्वार्थ भाव से कुर्बान कर दी थीं। उसे लग रहा था कि अब उनके जीवन में दुखों का कोई स्थान नहीं बचा है और अब केवल आनंद और समृद्धि की एक नई और सुंदर सुबह आने वाली है। गांव के बाहर की पुरानी पुलिया और वह पुराना मंदिर अब सामने दिखाई देने लगे थे, जहां से उसकी जड़ों की खुशबू हवा में घुली हुई महसूस हो रही थी। आर्यन का दिल अब सीने में जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि वह कब अपनी गाड़ी से उतरकर मीरा के पास दौड़कर पहुंच जाए और उसे गले लगा ले। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी वर्दी जैसी लगने वाली औपचारिक पोशाक को देखा, जो उसे एक विशेष प्रकार का रौब और गरिमा प्रदान कर रही थी, जो उसने बड़ी मुश्किल से कमाई थी। गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर उसकी गाड़ी की चमक और सायरन की आवाज ने पूरे इलाके में एक खलबली मचा दी थी, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उसे देखने के लिए जमा हो गए थे। बच्चे गाड़ी के पीछे भाग रहे थे और बड़े बुजुर्ग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यह वही दुबला पतला आर्यन है जो कभी यहां धूल में खेला करता था। आर्यन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक विजयी मुस्कान के साथ अपने परिचित लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जो उसके भीतर के गर्व को बढ़ा रहा था। गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगी थीं और बूढ़े लोग उसे आशीर्वाद देने के लिए सड़क के किनारे कतार में खड़े होकर उसकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन को लगा कि उसने केवल एक परीक्षा पास नहीं की है, बल्कि उसने अपने पूरे समुदाय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है, जो सदियों से दबा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जोश था, जो उसे यह महसूस करा रहा था कि अब वह अपनी मर्जी से किसी का भी भाग्य बदलने की ताकत पूरी तरह से अपने हाथों में रख सकता है। उसने अपने ड्राइवर को सीधे अपने छोटे से पुश्तैनी घर की ओर चलने का निर्देश दिया, जहां उसे उम्मीद थी कि मीरा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही गाड़ी उसके टूटे हुए दरवाजे के सामने रुकी, उसने देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी उसका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आया है। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद मीरा को अभी तक उसके आने की खबर नहीं मिली होगी और वह घर के भीतर किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त या मग्न होगी। गाड़ी से उतरते ही धूल के गुबार ने उसका स्वागत किया और उसे अपने घर की जर्जर हालत देखकर एक पल के लिए बहुत दुख हुआ।
जिसे वह जल्द ही महल में बदलना चाहता था। उसके पीछे गांव वालों की एक बड़ी भीड़ भी जमा हो गई थी, जो यह देखना चाहती थी कि यह बड़ा अधिकारी अपनी पत्नी से कैसे मिलता है। आर्यन ने दरवाजा खटखटाया और मीरा कहकर आवाज लगाई, लेकिन भीतर से केवल खामोशी ही लौटकर आई, जिससे उसके मन में अब धीरे धीरे एक अनजानी सी चिंता और बेचैनी पैदा होने लगी थी। एक पड़ोसी महिला ने आगे बढ़कर दबी आवाज में बताया कि मीरा अब घर पर नहीं रहती है और वह गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम में काम करने गई है। आर्यन को गुस्सा आया कि उसकी पत्नी, जो अब एक कलेक्टर की पत्नी है, अभी भी मजदूरी कर रही है और लोगों के सामने उसका अपमान कर रही है। उसने तुरंत गाड़ी में बैठने का फैसला किया और ड्राइवर से कहा कि वह उसे उस गोदाम तक ले चले ताकि वह मीरा को वहां से सम्मान के साथ वापस घर ला सके। जैसे जैसे गाड़ी गांव के उस सुनसान गोदाम की ओर बढ़ रही थी, आर्यन के मन में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और गर्व का मिश्रण पैदा हो रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। वह सोच रहा था कि वह मीरा को सबके सामने अपनी सफलता का प्रमाण देगा और उसे वह सिल्क साड़ी दिखाएगा जो उसने बड़े प्यार से दिल्ली से खरीदी थी। उसके अंगरक्षक उसके साथ चल रहे थे, जिससे गांव के माहौल में एक तनावपूर्ण गंभीरता और आधिकारिक रौब का संचार साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। गोदाम के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां धूल और धुएं का एक काला बादल छाया हुआ है और कुछ गरीब मजदूर फटे कपड़ों में भारी अनाज की बोरियां ढो रहे हैं। आर्यन ने अपनी गाड़ी रुकवाई और चश्मा उतारकर उस माहौल को समझने की कोशिश की, जहां उसे अपनी सफलता की चमक थोड़ी फीकी पड़ती हुई महसूस होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि मीरा यहां क्यों होगी और उसे इस दलदल में रहने की आखिर क्या जरूरत थी, जब वह अब एक बड़ा अवसर बन चुका है। उसने गोदाम के मुंशी से मीरा के बारे में पूछा, तो मुंशी ने एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक दुबली पतली औरत जमीन पर बैठकर गंदे अनाज को साफ करने का काम कर रही थी। आर्यन की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थीं और उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी, क्योंकि वह दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। वह धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ा, जबकि उसके पीछे भीड़ का शोर अब धीरे धीरे एक गहरे और भयावह सन्नाटे में तब्दील होता जा रहा था। आर्यन ने करीब जाकर देखा कि उस औरत के कपड़े चीथड़े हो चुके थे और उसके हाथ सीमेंट की धूल और मिट्टी से पूरी तरह सने हुए थे, जो बहुत दर्दनाक लग रहे थे। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, उसे वह चेहरा पहचान में आने लगा, जो कभी उसके जीवन का सबसे सुंदर और प्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस चेहरे पर अब वह रौनक नहीं थी, बल्कि वहां केवल थकान, बीमारी और एक गहरी लाचारी की लकीरें उभरी हुई थीं, जो आर्यन के दिल को छलनी कर रही थीं। सफलता का वह पूरा महल अब आर्यन की आंखों के सामने ढहता हुआ सा लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को इस हाल में देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे अपनी उस महंगी गाड़ी और रेशमी कपड़ों पर अब शर्म आने लगी थी, जो मीरा के इस भयंकर संघर्ष के सामने बहुत ही तुच्छ और अपमानजनक लग रहे थे। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसे अपनी इस महान और ऐतिहासिक गलती का एहसास होने लगा था। भीड़ अब चारों ओर खड़ी होकर मूक दर्शक बनी हुई थी और हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था, जब आर्यन अपनी पत्नी को इस नर्क से बाहर निकालेगा। आर्यन ने मीरा का नाम पुकारा, लेकिन मीरा ने सिर नहीं उठाया, बल्कि वह केवल अपने हाथों से जमीन को टटोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। आर्यन को अब भी समझ नहीं आया था कि हकीकत क्या है, और वह केवल उस एक पल का इंतजार कर रहा था जब मीरा उसे देखेगी और उसे पहचान लेगी। अध्याय के इस चरम पर आर्यन का अहंकार और गौरव पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था और उसकी जगह एक गहरी पीड़ा ने ले ली थी, जो असहनीय थी। उसे अपनी जीत अब एक हार की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने जिस इंसान के लिए यह सब किया था, वही आज सबसे बुरी हालत में उसके सामने खड़ी थी। अब वह सच्चाई सामने आने वाली थी,
जिसे मीरा ने इतने सालों तक दुनिया से और विशेष रूप से आर्यन से बहुत ही चतुराई और त्याग के साथ छिपाकर रखा था। आर्यन धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ा जहां धूल के गुबार में एक आकृति जमीन पर बैठी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और केवल अनाज के दानों की खड़खड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। उसके पीछे खड़े अंगरक्षक और गांव के लोग अपनी सांसें रोके इस मिलन को देख रहे थे। आर्यन के दिल में एक अजीब सी दहशत और घबराहट पैदा हो रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी रेशमी रुमाल से अपनी आंखों को पोंछा और फिर से उस चेहरे को गौर से देखा। मीरा, आर्यन ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में पुकारा, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी आवाज से यह दृश्य ओझल न हो जाए। वह औरत रुकी। उसके हाथ हवा में ठिठक गए, लेकिन उसने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। उसने केवल अपने कानों को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी, जैसे वह किसी जानी पहचानी धुन को पहचानने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने फिर से उसका नाम लिया और इस बार उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और व्याकुलता साफ तौर पर झलक रही थी। जब वह बिल्कुल उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा की आंखें खुली तो थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वे पत्थर की तरह बेजान और स्थिर लग रही थीं, जो किसी अनिश्चित बिंदु को देख रही थीं। आर्यन ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाया, लेकिन मीरा की पलकें तक नहीं झपकीं, जिससे आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी मीरा, जो कभी जुगनू की तरह चमकती थी, अब पूरी तरह से इस घने अंधेरे की कैद में समा चुकी है। मीरा के होंठों पर एक बहुत ही धीमी मुस्कुराहट उभरी और उसने अपने कांपते हुए हाथों को हवा में फैलाया। आर्यन, क्या यह तुम हो? क्या मेरा साहब वापस आ गया है? उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, लेकिन उसमें अब एक बुढ़ापा और कमजोरी घर कर चुकी थी। आर्यन ने उसके खुरदरे और मिट्टी से स्ने हाथों को अपने हाथों में ले लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सफलता का स्वाद अब कड़वा लगने लगा था, क्योंकि इसकी कीमत मीरा की आंखों की वह अनमोल रोशनी थी जिसे उसने खो दिया था। पास खड़ा मुंशी, जो अब तक खामोश था, आगे बढ़ा और उसने एक गहरी सांस लेकर आर्यन को हकीकत बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे मीरा निर्माण स्थल पर काम करते समय गिरी थी और पैसों की कमी के कारण उसने अपना इलाज नहीं कराया। उसने वह सारा पैसा दिल्ली भेज दिया ताकि आर्यन की कोचिंग और रहने का खर्च बिना किसी रुकावट के चलता रहे। मुंशी की बातों ने आर्यन के कलेजे को छलनी कर दिया और उसे अपनी बेवकूफी और स्वार्थ पर बहुत गहरा पछतावा होने लगा, जो अब असहनीय था। आर्यन ने अपनी उस शानदार गाड़ी की ओर देखा, जो अब उसे किसी लोहे के कबाड़ की तरह लग रही थी। उसने उस रेशमी साड़ी को याद किया जिसे वह बड़े गर्व से लाया था, लेकिन अब उसे लगा कि मीरा उसे देख भी नहीं पाएगी। वह खुद को एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा था, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की वेदी पर अपनी पत्नी के जीवन की खुशियां बलि चढ़ा दी थीं। उसके चारों ओर की भीड़ अब उसे ताने मारती हुई लग रही थी। हालांकि सब लोग खामोश खड़े होकर केवल अपनी आंखों से सहानुभूति जता रहे थे। मीरा ने अपने हाथों से आर्यन के चेहरे को टटोला और उसके गालों पर बहते हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों से महसूस किया। तुम रो क्यों रहे हो? आज तो हमारे गांव में खुशियां मनाने का दिन है, क्योंकि तुम एक बड़े अधिकारी बन गए हो, उसने बड़े धीरज से कहा। उसकी बातों में एक ऐसी सादगी और बड़प्पन था जिसने आर्यन को और भी अधिक लज्जित कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मीरा से माफी कैसे मांगे, क्योंकि माफी जैसे शब्द इस महान त्याग के सामने बहुत छोटे और अर्थहीन लग रहे थे। आर्यन ने मीरा को गोद में उठा लिया और उसे अपनी उस लग्जरी गाड़ी की ओर ले जाने लगा, जहां नरम सोफे और एयर कंडीशनर था। जैसे ही मीरा के गंदे और फटे कपड़ों का स्पर्श उस महंगी सीट से हुआ, आर्यन को एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ जो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। उसने देखा कि मीरा की उंगलियां अभी भी अनाज के उन दानों को ढूंढ रही थीं जिन्हें वह कुछ देर पहले साफ कर रही थी। उसे लगा कि वह अपनी पत्नी को उस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा जिसमें वह अब बस चुकी थी।
गांव के लोग अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे और उनकी बातें आर्यन के कानों में तेज तीरों की तरह चुभ रही थीं। वे कह रहे थे कि मीरा ने जो किया वह शायद ही कोई और कर पाता और अब आर्यन का फर्ज है कि वह उसे दुनिया का सबसे अच्छा इलाज दिलाए। आर्यन ने अपने जिला मजिस्ट्रेट होने के अहंकार को कहीं बहुत दूर फेंक दिया था और अब वह केवल एक दुखी और लाचार पति बन गया था। उसने ड्राइवर से कहा कि वह गाड़ी तुरंत अस्पताल की ओर ले चले, जहां मीरा की आंखों की थोड़ी सी भी उम्मीद बची हो। रास्ते भर आर्यन को वे पुरानी बातें याद आती रहीं, जब मीरा ने अपना कंगन बेचकर उसे विदा किया था और खुद भूखी रहकर उसे पैसे भेजे थे। वह अपनी उन मूर्खताओं पर गुस्सा हो रहा था जब वह दिल्ली में बैठकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाता था और मीरा के पत्रों को नजरअंदाज करता था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी हर रैंक और हर अंक मीरा के खून और पसीने की बूंदों से रंगा हुआ था, जिसे उसने कभी नहीं देखा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी उससे कहीं अधिक तेज और भयावह थी, जो उसे डरा रही थी। जब वे जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टर आर्यन के स्वागत के लिए खड़े थे, क्योंकि उन्हें एक नए आईएएस अधिकारी के आगमन की सूचना मिल चुकी थी। आर्यन ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना डॉक्टरों से विनती की कि वे उसकी पत्नी को देखें और उसे रोशनी वापस दिलाएं, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। डॉक्टरों ने मीरा की जांच शुरू की और उनके चेहरों की गंभीरता को देखकर आर्यन का दिल बैठने लगा, क्योंकि उसे अब अनहोनी का गहरा और डरावना डर सताने लगा था। मुख्य सर्जन ने आर्यन को एक कोने में ले जाकर बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में बताया कि समय बहुत बीत चुका है और नसों का नुकसान अब स्थायी हो गया है। उसने कहा कि अगर यह इलाज 2 साल पहले हुआ होता तो शायद कुछ चमत्कार हो सकता था, लेकिन अब केवल ईश्वर की इच्छा ही काम कर सकती है। आर्यन के पैरों से जैसे जान निकल गई और वह दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजड़ गई। उसे लगा कि उसकी सारी शक्ति और पद अब पूरी तरह से बेकार और निरर्थक हो चुके हैं। मीरा को जब इस सच्चाई का पता चला तो वह जरा भी विचलित नहीं हुई और उसने बहुत ही शांत भाव से इस नियति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा कि उसे आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी अंतरात्मा से आर्यन की सफलता को देख लिया है और यही उसके लिए काफी है। उसका यह संतोष आर्यन के लिए किसी कोड़े की मार से कम नहीं था, जो उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास करा रहा था। वह अपनी लाचारी पर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था, जो बहुत दुखद था। आर्यन ने अस्पताल के उस वीआईपी कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और लोग उसे सलाम कर रहे थे। उसे अब उस सलाम और सम्मान से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी ही पत्नी को एक सामान्य जीवन नहीं दे सका, जिसने उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उसने सोचा कि यह आईएएस की पदवी उसे समाज में तो ऊंचा उठा देगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा की नजरों में वह हमेशा के लिए एक बौना और अपराधी ही बनकर रह जाएगा। उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह रही थी। उसे वह सोने का कंगन याद आया जो मीरा ने उसे दिया था, और उसने जेब से वह नया आभूषण निकाला जो उसने मीरा के लिए खरीदा था। उसने उसे मीरा की कलाई में पहनाना चाहा, लेकिन मीरा की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वह कंगन भी उसकी कलाई में ढीला पड़ रहा था। मीरा ने उसे छूकर महसूस किया और केवल इतना कहा कि यह बहुत सुंदर है, हालांकि उसे उसके रंग का कोई अंदाजा नहीं था। आर्यन को लगा कि वह इस धातु के टुकड़े से मीरा के उस महान बलिदान का मोल कभी नहीं चुका पाएगा। आर्यन ने महसूस किया कि कर्मा का सिद्धांत कितना क्रूर और सटीक होता है। जहां उसने सफलता तो पाई, लेकिन उसका सुख भोगने की शक्ति खो दी। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसे यह पद इसलिए दिया है ताकि वह दूसरों के दुखों को समझ सके, क्योंकि उसने अपने सबसे करीबी इंसान का दुहक नहीं समझा। उसके मन में अब एक ही संकल्प था कि वह अब अपना पूरा जीवन उन लोगों की सेवा में लगा देगा
जो मीरा की तरह चुपचाप और अनसुने संघर्ष करते हैं। यह उसका अपनी पत्नी के प्रति एक प्रायश्चित होने वाला था। उस रात अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी थी और मीरा गहरी नींद में सो रही थी, जबकि आर्यन जागकर उसके मुरझाए हुए चेहरे को लगातार देख रहा था। उसने तय किया कि वह अब कभी मीरा को खुद से दूर नहीं करेगा और अपनी हर सुख सुविधा को उसके चरणों में समर्पित कर देगा, ताकि वह उसे थोड़ी राहत दे सके। उसने महसूस किया कि असली गरिमा लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं, बल्कि उस प्रेम और त्याग में छिपी है जिसे मीरा ने अपने चरित्र से आज पूरी तरह सिद्ध कर दिया था। वह सोच रहा था कि जब वह वापस गांव जाएगा तो वह उस साहूकार का सारा हिसाब चुकता करेगा जिसने मीरा को इतने सालों तक प्रताड़ित और अपमानित किया था। उसने अपनी डायरी निकाली और उन सभी लोगों के नाम लिखे जिन्होंने मीरा के संघर्ष में उसे परेशान किया था, ताकि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। हालांकि उसे पता था कि इससे मीरा की आंखें वापस नहीं आएंगी, लेकिन वह कम से कम उसके अपमान का बदला लेकर उसे समाज में उचित सम्मान तो दिला ही सकता था। मीरा की कहानी अब अस्पताल के कर्मचारियों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई थी और हर कोई उस कलेक्टर की पत्नी के प्रति श्रद्धा से भर गया था। आर्यन ने देखा कि लोग उसकी पदवी से ज्यादा मीरा के चरित्र को सलाम कर रहे थे, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी और गहरी सीख थी। उसने अपनी पत्नी के माथे को चूमा और कसम खाई कि वह एक ऐसा अधिकारी बनेगा जिसका उदाहरण लोग पीढ़ियों तक देंगे, जैसा कि मीरा ने एक आदर्श पत्नी के रूप में किया था। संघर्ष का यह नया अध्याय अब शुरू हो रहा था। सूरज की पहली किरण ने जब कमरे में प्रवेश किया, आर्यन ने अपनी वर्दी की टोपी को मेज पर रखा और मीरा का हाथ थामकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि एक नई परिपक्वता और ठहराव था जो दुखों की आग में जलकर निखर चुका था। वह अब केवल एक अधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो प्रेम और कर्तव्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को बहुत करीब से समझ चुका था। अब वह समय आ गया था जब उसे अपने जीवन का सबसे कठिन और बड़ा फैसला सामूहिक रूप से लेना था। अस्पताल की खामोशी के बीच आर्यन ने अपनी पत्नी की सांसों की लय को सुना और उसे महसूस हुआ कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, जहां उसे दुनिया के सामने खड़ा होना है। उसने अपनी बंद आंखों से एक बेहतर भविष्य की कल्पना की, जहां कोई मीरा दोबारा कभी अंधेरे में काम करने के लिए मजबूर न हो। अध्याय का यह हिस्सा एक गहरी उदासी के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसमें एक नए और शक्तिशाली संकल्प की गूंज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी, जो भविष्य को बदलने वाली थी। अस्पताल के उस शांत कमरे में आर्यन अपनी पत्नी मीरा का हाथ थामे बैठा था, जहां सुबह की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। उसने अपनी नई वर्दी की ओर देखा जो पास की दीवार पर टंगी थी, और उसे अचानक वह वर्दी बहुत बोझिल और भारी लगने लगी। मीरा की आंखों की वह बेजान सफेदी उसे बार बार यह याद दिला रही थी कि इस वर्दी का हर एक धागा मीरा के आंसुओं और उसके कठोर संघर्षों से ही बुना गया है। आर्यन ने गहराई से महसूस किया कि दुनिया जिसे उसकी सफलता कह रही थी, वह वास्तव में मीरा के महान बलिदान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। मीरा ने धीरे से अपना हाथ आर्यन के गाल पर रखा और एक बहुत ही कोमल मुस्कुराहट के साथ अपनी बात शुरू की, जो बहुत ही भावुक थी। आर्यन, तुम उदास मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जीत को अपनी अंतरात्मा की उन आंखों से देख लिया है जो कभी झूठ नहीं बोलती, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी बातों में कोई भी शिकायत या पछतावा नहीं था, बल्कि केवल एक तृप्ति का भाव था, जिसने आर्यन के अपराधी मन को और भी अधिक बेचैन कर दिया। आर्यन ने उसके हाथों को चूमते हुए अपनी आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू बहाना फिर से शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इंतजार किया था मीरा, ताकि मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा सकूं, लेकिन नियति ने हमारे साथ बहुत क्रूर खेल खेला है, आर्यन ने रुंधे हुए गले से कहा। वह सोच रहा था कि उसकी यह सफलता कितनी खोखली है, जहां उसकी जीवन संगिनी अब रोशनी के एक कतरे के लिए भी पूरी तरह दूसरों की मोहताज बन चुकी थी।
उसने महसूस किया कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही पेचीदा होता है। जहां एक इंसान की उन्नति के पीछे अक्सर किसी दूसरे की जानलेवा तपस्या और मौन सिसकियां छिपी होती हैं, जो अनसुनी रह जाती हैं। मीरा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आंखों की रोशनी का जाना उसकी सफलता के सामने बहुत छोटी कीमत है, जिसे उसने खुशी खुशी अदा किया है। जब लोग तुम्हें साहब कहकर पुकारेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरी उन पुरानी आंखों ने अपना सबसे बड़ा और अंतिम मकसद पूरी तरह हासिल कर लिया है। मीरा ने गर्व से कहा। उसके इस निस्वार्थ प्रेम ने आर्यन को यह एहसास कराया कि असली मानवता और शक्ति किसी पद में नहीं, बल्कि दूसरे के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले हृदय में ही बसती है। अगले दिन आर्यन मीरा को लेकर अपने पैतृक गांव वापस पहुंचा, जहां इस बार फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों का शोर पहले से कहीं अधिक तीव्र था। लेकिन आर्यन का चेहरा इस बार गर्व से नहीं, बल्कि एक गहरी विनम्रता और करुणा से भरा हुआ था, जो लोगों को अचंभित कर रहा था। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में घुसी, उसने सायरन बंद करवा दिया, क्योंकि उसे अब वह शोर अपनी पत्नी के त्याग के सामने बहुत ही अपमानजनक और तुच्छ लगने लगा था। वह केवल मीरा के साथ शांति से अपने घर पहुंचना चाहता था। गांव के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर आर्यन ने गाड़ी रुकवाई और मीरा का हाथ पकड़कर उसे सावधानी से नीचे उतारा, जैसे वह कोई कीमती रत्न हो। उसने गांव वालों के सामने घोषणा की कि वह आज जो कुछ भी है, वह केवल मीरा की वजह से है, और उसकी असली उपलब्धि उसकी पत्नी का वह महान चरित्र है। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने मीरा को उन अंधेरी रातों में अकेले संघर्ष करते और भारी बोझ उठाते हुए अपनी आंखों से देखा था। आर्यन सीधा उस साहूकार लाला धनीराम के घर पहुंचा, जिसने मीरा को सालों तक ब्याज के नाम पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था। उसने अपनी जेब से मीरा के वह पुराने कंगन निकाले, जिन्हें उसने गिरवी रखे जाने के बाद चुपके से छुड़ा लिया था, और मीरा की कलाई में दोबारा पहना दिए। साहूकार थर थर कांप रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे दंड देने के बजाय केवल उसकी आत्मा को झकझोरने का फैसला किया, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। उसने कहा कि शक्ति का असली उपयोग न्याय करने में है, प्रतिशोध लेने में नहीं। मीरा के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाते हुए आर्यन ने संकल्प लिया कि वह अपने पूरे सेवा काल के दौरान केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो समाज में सबसे पीछे खड़े हैं। उसने महसूस किया कि आईएएस की उसकी यह नौकरी केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मीरा के उस महान बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा और पवित्र अवसर है। गांव के लोगों ने देखा कि उनका नया कलेक्टर एक ऐसा इंसान बन चुका था, जिसके पास अब पद का अहंकार नहीं, बल्कि सेवा का असली भाव और करुणा थी। सूरज ढलने लगा था और गांव के कच्चे मकानों की छतों पर मध्यम रोशनी फैल रही थी। जहां आर्यन और मीरा अपने छोटे से आंगन में एक दूसरे के साथ बैठे थे, आर्यन ने मीरा को वे सारी बातें सुनाई जो उसने दिल्ली में सीखी थी, और मीरा उसे उन कहानियों के बारे में बताती रही जो उसने अंधेरे में रहकर खुद अपनी कल्पना से बुनी थी। उनके बीच का वह मौन संवाद अब शब्दों से कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली हो गया था, जो उनके अटूट प्रेम की सबसे बड़ी और सच्ची गवाही दे रहा था। कर्मा ने हमें वह सब कुछ लौटा दिया है जो हमने खोया था, बस उसका रूप थोड़ा बदल गया है। आर्यन ने मीरा के सिर पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही भावुक होकर कहा। उसने समझा कि जीवन में कभी कभी हारना भी जीतने का एक हिस्सा होता है, बशर्ते वह हार किसी ऊंचे उद्देश्य और निःस्वार्थ प्रेम के लिए ली गई हो। मीरा ने अपनी बंद आंखों से आकाश की ओर देखा, और उसे महसूस हुआ कि भले ही वह तारे न देख सके, लेकिन उनकी शीतलता उसकी आत्मा को पूरी तरह भिगो रही थी। कहानी का यह अंतिम पड़ाव उन दोनों की रूहों के मिलन का उत्सव था, जहां शारीरिक अक्षमता प्रेम के विशाल समुद्र के सामने बहुत छोटी और नगण्य साबित हो गई थी। आर्यन ने अपनी आईएएस की वर्दी को अब गर्व के साथ पहना, क्योंकि
अब उसके पास उसे पहनने का एक बहुत ही पवित्र और महान उद्देश्य मिल चुका था। उसने जान लिया था कि उसकी पत्नी मीरा ही उसकी असली प्रेरणा और उसकी पूरी शक्ति का वह मुख्य केंद्र है, जिसे उसे हमेशा सहेज कर रखना है। गांव की ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू ने उन दोनों को अपने आगोश में ले लिया था, जहां अब केवल सुख और शांति का ही साम्राज्य साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आर्यन ने मीरा से वादा किया कि वह हर साल इस गांव में आएगा और यहां के बच्चों के लिए एक ऐसी पाठशाला बनाएगा जहां किसी को भी शिक्षा के लिए अपनी आंखों की रोशनी या अपनों का साथ कभी न खोना पड़े। ये उसकी ओर से मीरा के लिए सबसे सुंदर और चिरस्थायी उपहार होने वाला था, जो सदियों तक जीवित रहेगा। मीरा ने अपने पति के इस विचार की सराहना की और उसे गले लगा लिया। से आर्यन को वह सुकून मिला जो उसे दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों और एसी कमरों में कभी नहीं मिल सका था। उसे अब अपनी सफलता पर कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सफलता को मीरा के त्याग के साथ जोड़कर उसे सार्थक और न्याय संगत बना लिया था। उनके जीवन की यह नई शुरुआत अब केवल प्रेम, न्याय और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित होने वाली थी, जो बहुत प्रेरणादायक थी। इतिहास में आर्यन का नाम एक ईमानदार अधिकारी के रूप में दर्ज होने वाला था, लेकिन उस नाम की स्याही मीरा के उन खामोश आंसुओं से बनी थी जो कभी सूखने वाले नहीं थे। यह कहानी केवल एक परीक्षा पास करने की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी उस मानवीय संवेदना की जो बड़ी से बड़ी पदवी और धन दौलत से कहीं अधिक ऊंची और वंदनीय होती है। अंत में कर्म का पहिया अपनी पूरी गति से घूमकर न्याय के उस बिंदु पर पहुंच गया जहां केवल सत्य और प्रेम ही शेष बचे थे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और उसने महसूस किया कि वह मीरा की तरह ही दुनिया को अब दिल की आंखों से देख पा रहा है, जहां केवल करुणा का वास है। उसे अब समझ आया कि असली आईएएस वही है जो दूसरों के अंधेरों को मिटाने के लिए खुद को एक दिए की तरह जलाने की हिम्मत और हौसला अपने भीतर रखता है। मीरा का बलिदान अब एक लोककथा बन चुका था, जिसे गांव के बुजुर्ग आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे ताकि वे प्रेम का असली अर्थ समझ सकें। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव के दियों की रोशनी एक एक करके बुझने लगी, लेकिन आर्यन और मीरा के घर का वह छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा था। वह दीपक केवल मिट्टी और तेल का नहीं था, बल्कि वह उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण की वह लौ थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। उनकी प्रेम कहानी अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जो वक्त की सीमाओं को लांघकर अमरत्व की ओर अग्रसर हो गई थी। जीवन की इस लंबी और कठिन यात्रा का यह सबसे सुखद और गौरवशाली अंत था। आर्यन ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी की धड़कनें ही उसकी असली ताकत और उसका सबसे बड़ा और अनमोल इनाम है। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसे मीरा जैसी जीवन संगिनी मिली, जिसने उसे एक साधारण इंसान से एक महान धैर्य व्यक्तित्व में तब्दील कर दिया। अब वे दोनों एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार थे जहां केवल न्याय और निस्वार्थ प्रेम का ही बोलबाला होने वाला था। उनका यह सफर अब पूर्णता की ओर पहुंच चुका था। कहानी का सार यही है कि सफलता की चमक तभी टिकती है जब वह नैतिकता और त्याग की बुनियाद पर खड़ी हो, वरना वह केवल एक अल्पकालिक और खोखला भ्रम मात्र होती है। मीरा की आंखों की वह खामोशी आर्यन को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी और उसे कभी भी पद के अहंकार में डूबने नहीं देगी। यह उनके प्रेम का वह चरमोत्कर्ष था, जहां त्याग और उपलब्धि ने एक दूसरे में समाहित होकर एक नया इतिहास पूरी तरह से रच दिया था। आर्यन और मीरा की यह कहानी आने वाले समय में उन सभी संघर्षशील जोड़ों के लिए एक मशाल बनेगी जो अभावों के बीच भी बड़े सपने देखने का साहस करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और प्रेम निस्वार्थ हो, तो भाग्य की लकीरें भी इंसान के संकल्प के सामने झुकने पर पूरी तरह मजबूर हो जाती हैं। अंततः मीरा का वह गर्व और आर्यन का वह पश्चाताप मिलकर एक ऐसी शक्ति बन गए जिसने पूरे समाज की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।